आप सभी को सुप्रभात। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको श्रमिक विधि सेकंड के अंतर्गत पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 उपादान संदाय अधिनियम 1972 के अंतर्गत ग्रेच्युटी की रकम का निर्धारण कैसे किया जाता है आपको बताना चाहूंगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी की रकम का निर्धारण कैसे किया जाए, इसे अधिनियम की धारा 7 में परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 7(1) कहती है कि जब कर्मचारी को ग्रेच्युटी देय होती है, चाहे उसकी अधिवार्षिता या उसकी मृत्यु होने या पद त्याग होने, जो भी कंडीशन हो, जब उसकी ग्रेच्युटी देय होती है तो ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी की राशि को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उस कर्मचारी को आवेदन करना होगा। ग्रेच्युटी की राशि को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी स्वयं आवेदन कर सकता है या आवेदन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से अधिकृत कर सकता है। इस प्रकार कर्मचारी स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ग्रेच्युटी देय होने की दशा में ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए नियोजक के पास लिखित में आवेदन करेगा। अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के अनुसार। उसके बाद है अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 2 के अनुसार, जब ग्रेच्युटी देय हो जाए और कर्मचारी द्वारा जब आवेदन किया जाए तो नियोजक ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण करेगा। यहां मैं आपको बता दूं, ग्रेच्युटी यदि देय हो जाए तो कर्मचारी ने आवेदन किया हो या ना किया हो, नियोजक को ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण जरूर करना पड़ेगा। इस प्रकार ग्रेच्युटी देय होने पर नियोजक ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण करेगा और उसके संबंध में लिखित में सूचना नियंत्रक प्राधिकारी अर्थात कंट्रोलिंग ऑफिसर को भी देगा। उसके बाद ग्रेच्युटी का भुगतान, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 3 कहती है जब ग्रेच्युटी की राशि देय हो जाए और कर्मचारी ने नियोजक को ग्रेच्युटी पाने के लिए लिखित में आवेदन कर दिया हो तो फिर ऐसी स्थिति में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर नियोजक का यह दायित्व है कि वो 30 दिन के अंदर ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारी को या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को कर दे। अतः ग्रेच्युटी का निर्धारण कैसे किया जाए, इसके लिए अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1, 7 की उपधारा 2 और 7 की उपधारा 3 में बताया गया है। अब हम देखेंगे अधिनियम नियोजक क्या करेगा। अधिनियम की धारा 7(3) के अधीन यदि नियोजक को ग्रेच्युटी के लिए आवेदन कर दिया गया है संबंधित कर्मचारी ने, और फिर भी यदि नियोजक संबंधित कर्मचारी को 30 दिन के अंदर ग्रेच्युटी की राशि का यदि भुगतान न करे तो ऐसी स्थिति में जिस दिन ग्रेच्युटी देय हुआ है और जिस तारीख तक ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नियोजक ने नहीं किया तब तक की अवधि के लिए नियोजक को ब्याज देना पड़ेगा जो केंद्रीय सरकार अनुमोदित करे। अतः नियोजक यदि 30 दिन के अंदर ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान न करे तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के आधार पर नियोजक को उस ग्रेच्युटी की रकम पर पूरा ब्याज भी संबंधित कर्मचारी को देना होगा। और लेकिन यहां पर एक बात आपको और बता दूं, यदि ग्रेच्युटी में भुगतान करने की देरी नियोजक के कारण नहीं वरन कर्मचारी की चूक के कारण हुई हो तो फिर ऐसी स्थिति में नियोजक को ब्याज की राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसकी सूचना और लिखित अनुमति उसे नियंत्रक प्राधिकारी को देनी होगी। अब हम देखेंगे धारा 7 की उपधारा 4 के अनुसार, यदि ग्रेच्युटी की राशि के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद हो तो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। धारा 7 की उपधारा 4 का कहती है यदि ग्रेच्युटी की राशि के संबंध में नियोजक और संबंधित कर्मचारी के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद हो
तो ऐसे विवाद को नियंत्रक प्राधिकारी कंट्रोलिंग ऑफिसर को सौंप दिया जाएगा। यदि नियोजक ने जो राशि ग्रेच्युटी के संबंध में उसने तय की है और कर्मचारी को यदि उस राशि से वह संतुष्ट नहीं है और कर्मचारी और नियोजक के बीच में यदि कोई विवाद हो तो ऐसा विवाद नियंत्रक प्राधिकारी को सौंप दिया जाएगा। उस स्थिति में धारा 7(4) का के अनुसार नियोजक ने जो राशि ग्रेच्युटी के लिए निर्धारण की है उतनी राशि को वो नियंत्रक प्राधिकारी के पास जमा कर देगा। जब नियोजक ग्रेच्युटी की राशि का जो उसने निर्धारण किया है उस राशि को यदि वह नियंत्रक प्राधिकारी के पास जमा कर दे तो फिर नियंत्रक प्राधिकारी जांच करेगा, संबंधित कर्मचारी को भी सुनेगा और नियोजक को भी सुनेगा, दोनों को सुनवाई का अवसर भी देगा और सुनवाई का अवसर देने के बाद वह जांच करेगा और फिर निर्धारण करेगा कि ग्रेच्युटी की राशि कितनी होनी चाहिए। यदि जांच के बाद नियंत्रक प्राधिकारी को लगे कि नियोजक ने ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण कम किया है तो ऐसी स्थिति में उसने जितनी राशि जमा की थी और उससे अधिक जितनी राशि उसको कर्मचारी को दे है उतनी राशि फिर नियंत्रक प्राधिकारी आदेश देगा नियोजक को कि उतनी राशि वो नियंत्रक प्राधिकारी के पास जमा कर दे। इस प्रकार अधिनियम की धारा 7(4) का कहती है कि जब कभी ग्रेच्युटी के राशि के संबंध में नियोजक और कर्मचारी के बीच में विवाद हो तो वह विवाद नियंत्रक प्राधिकारी को सौंप दिया जाएगा और फिर नियंत्रक प्राधिकारी दोनों पक्षकार को सुनने के बाद ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण करेगी। इसके बाद धारा 7(4) के अनुसार अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार हमने देखा कि ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण नियंत्रक प्राधिकारी कैसे करेगा। अब हम देखेंगे धारा 7(4) जब ग्रेच्युटी की राशि नियोजक के द्वारा जमा कर दी जाए नियंत्रक प्राधिकारी के पास तो फिर नियंत्रक प्राधिकारी उस राशि का भुगतान किसे करेगा। नंबर 1, यदि आवेदन स्वयं कर्मचारी ने दिया है तो ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान वो संबंधित कर्मचारी को करेगा। और नंबर 2, यदि आवेदन संबंधित कर्मचारी ने नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी की ओर से जो नॉमिनी होगा, नाम निर्देशक होगा या उत्तराधिकारी होगा या वारिस होगा उसे नियोजक द्वारा दी गई ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे धारा 7 की उपधारा 5 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी कंट्रोलिंग ऑफिसर को वही शक्ति प्राप्त है जो दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय को प्राप्त है। जिस तरह सिविल न्यायालय किसी वाद का विचारण करते समय जो शक्ति रखता है वही शक्ति ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी भी रखता है। अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 5 के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां हैं। पहला, किसी व्यक्ति की उपस्थिति दर्ज कराना और शपथ पूर्वक परीक्षा लेना। नियंत्रक प्राधिकारी को यह अधिकार है, यह शक्ति है कि इस अधिनियम के अधीन जिस किसी व्यक्ति की वो उपस्थिति अनिवार्य समझता है उस व्यक्ति की उपस्थिति अपने समक्ष करा सकता है और उससे शपथ पूर्वक परीक्षा भी ले सकता है। दूसरा, दस्तावेज का प्रकटीकरण। ग्रेच्युटी के निर्धारण के संबंध में या किसी प्रकार का विवाद होने पर यदि नियंत्रक प्राधिकारी को लगता है कि संबंधित पक्षकार या अन्य व्यक्ति से दस्तावेज लेना जरूरी है तो वो संबंधित व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने और दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा कर सकता है। शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना। इस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी को यह भी शक्ति है कि वो संबंधित पक्षकारों से या साक्षी से शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकता है। और चौथा, साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन। अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी को यह भी शक्ति है कि वो साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकता है। इस प्रकार नियंत्रक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 5 के अंतर्गत वे सभी शक्ति है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक दीवानी न्यायालय को होती है। धारा 7 की उपधारा 6। धारा 7 की उपधारा 6 कहती है कि अधिनियम की धारा
7(4) के अंतर्गत जो ग्रेच्युटी का निर्धारण किया जाता है और नियंत्रक प्राधिकारी जो विवाद को निपटाता है, वह कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के अनुसार और 196 के अनुसार न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। धारा 7 की उपधारा 7 के अनुसार धारा 7(4) से व्यतीत कोई व्यक्ति यदि इस अधिनियम के अंतर्गत जो आदेश दिया गया धारा 7(4) के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा, यदि इस आदेश से कोई व्यथित है, कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो वो 60 दिन के अंदर समुचित सरकार के यहाँ या फिर जो अधिकारी इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए उसके पास अपील कर सकता है। धारा 7(4) के अनुसार किसी प्रकार का विवाद होने पर ग्रेच्युटी का निर्धारण नियंत्रक प्राधिकारी करता है, लेकिन नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से भी यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, व्यथित है, तो वो आदेश मिलने के 60 दिन के अंदर या तो समुचित सरकार के पास या ऐसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जो इस अधिनियम में नियत किया जाए उसके पास अपील कर सकता है। यदि पर्याप्त कारण हो तो ऐसी स्थिति में समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपील की अवधि को 60 दिन से अधिक भी बढ़ा सकेंगे। धारा 7 की उपधारा 7। अब देखेंगे अंतिम धारा 7 की उपधारा 8। जब समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी सुनवाई का अवसर देने के बाद विनिश्चय को पुष्ट कर देगा या खारिज कर देगा, अर्थात जब नियंत्रक प्राधिकारी ने जो आदेश दिया है उससे व्यथित पक्षकार यदि समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अपील करे, तो फिर समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी दोनों पक्षकार को सुनेगा, मामले को देखेगा, विनिश्चय करेगा और उसके बाद वो चाहे तो मामले को पुष्ट कर सकेगा अर्थात स्वीकृत कर सकेगा, और यदि चाहे तो वह नियंत्रक प्राधिकारी के जो आदेश है उसको बदल सकेगा। इस प्रकार ग्रेच्युटी एक्ट उपादान संदाय अधिनियम 1972 की धारा 7 की उपधारा 1 से लेकर 8 तक में ग्रेच्युटी की रकम का निर्धारण कैसे किया जाए, डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, इसके बारे में प्रकाश डाला गया।